जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस बार बार मुंह की खाने के बाद, सालों तक सत्ता से दूर रहने के बाद और बदलते भारत को देखने के बावजूद भी वही घिसा पिटा राग अलाप रही है और विदेश नीति में मुस्लिम तुष्टीकरण घुसा रही है। आज जो ईरान, अमेरिका और इस्राइल के बीच में चल रहा है, उसमें भारत सरकार का स्टैंड अलग और कांग्रेस का स्टैंड अलग चल रहा है। कांग्रेस के वही हाल है जो वो करती आई थी कि मुस्लिम देशों के साथ बेवजह खड़े हो जाना, जबकि आपका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भारत के मुसलमान जो है वो ये चाहते हैं भले ही भारत का नुकसान इसमें हो रहा हो। इसीलिए पूरी कांग्रेस जो है ईरान के पक्ष में बोल रही है। अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर रहे ईरान के, उनकी हत्या पर इन्होंने रोना मचाया हुआ है, मातम मचाया हुआ है और भारत सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में मोदी सरकार ने ऐसी वैश्विक नीति अपनाई है, ऐसी कूटनीति अपनाई है जो अपने आप में तारीफ के काबिल है। और सिर्फ तारीफ भारत में नहीं, पीएम मोदी के स्टैंड की, भारत सरकार ने जो इस वक्त रवैया अपनाया है उसकी तारीफ जो है वो पूरी दुनिया में है। क्योंकि यह भारत से ये उम्मीद नहीं थी कि भारत ये करेगा। कल जो है सीसीएस की बैठक थी, सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर जो है बैठक होती है जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब शामिल होते हैं। उसके बाद भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और लाख दबाव के बावजूद भारत ने ईरान पर कुछ नहीं बोला, और बल्कि यूएई जो इस वक्त भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रेड डील के साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से जब सऊदी अरब पाकिस्तान का साइड ले रहा है, वहीं यूएई भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो भारत सरकार ने यूएई में फोन लगाया। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया कि यूएई पर जो हमले किए हैं ईरान ने, वहां पर जो नुकसान हुआ है, वहां जो लोगों की जान खतरे में है, उसको लेकर वहां पर संवेदनाएं जताई और वहां पर पूछा वहां की स्थितियां, और साथ में वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की भी बात की। इसके बाद पीएम मोदी का एक और ट्वीट आया उसके कुछ देर बाद, और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से बात की, यानी कि इस्राइल के प्रधानमंत्री से बात की है और उनसे वहां के हालात का जायजा लिया है और भारतीयों की सुरक्षा की भी बात की है। तो उन्होंने इन दो नेताओं से बात की, एक यूएई से और एक इस्राइल से। ईरान से एक बार बात हुई है, वो भी विदेश मंत्री की, और वो तब हुई है जब ये युद्ध शुरू हुआ, जब ईरान पर हमले हुए, और उसके बाद जब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो जब ईरान पर हमले हुए तो ईरान के विदेश मंत्री से बात की, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां की हालतों की जानकारी ली। उसके बाद जहां जहां ईरान ने हमले किए वहां फोन किया भारत के विदेश मंत्री ने, बहरीन में फोन किया है, सऊदी अरब में फोन किया है और वहां के हालातों की जानकारी ली है। लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ दो जगह फोन किया, एक यूएई में और एक इस्राइल में। अब इससे साफ होता है कि भारत की विदेश नीति कहां पर है। भारत पूरी तरह इस्राइल का समर्थन कर रहा है, इस्राइल के साथ है। अब भले ही आप अटैक का समर्थन नहीं करते, लेकिन कुछ ना करना भी समर्थन होता है, और आप जो है इस्राइल में फोन करके उनका, भारत ने स्टैंड लिया है कि इस्राइल के साथ है। और यूएई की आपने जब यूएई में फोन मिलाए तो कहीं ना कहीं आपने ईरान के हमलों के खिलाफ ही यूएई में फोन मिलाया है। और ये भारत की स्पष्ट कूटनीति है, स्पष्ट वैश्विक राजनीति है कि हम जो है उसके साथ खड़े होंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा। कोई इसके पीछे का लाग लपेट नहीं है, सिर्फ ट्रेड डील और व्यापार इसके पीछे बात नहीं है। व्यापार तो ईरान के साथ भी चल रहा था, व्यापार तो छोटा मोटा सभी के साथ चलता रहता है, लेकिन यहाँ मामला है कि जब हमारे देश हित की बात होती है, जब हम पर हमले होते हैं, तब हमारे साथ कौन खड़ा होता है, सिर्फ इसके पीछे यही है। आप देख लीजिए, जब पाकिस्तान के साथ अभी पहलगाम का मामला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत के साथ मजबूती से कौन खड़ा था? इस्राइल खड़ा था कि ईरान खड़ा था? इस्राइल खड़ा था। इस्राइल सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट भारत को नहीं दे रहा था, बल्कि भारत को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दिया था। भारत के ऊपर जो होने वाले हमले थे उसमें उन्होंने मदद की थी कि उनको कैसे रोका जाए। इंटेलिजेंस सपोर्ट इसे ही कहते हैं। कब भारत पर क्या होने वाला है, इसमें जितना सपोर्ट कर सकता था इस्राइल उतना सपोर्ट किया। बाकी भारत का अपना सिस्टम बहुत बेहतरीन था जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की। लेकिन बात है कि आपकी जरूरत के समय, आपकी मुश्किल के समय आपके साथ कौन खड़ा होता है, चाहे वो छोटा सहयोग कर सके या बड़ा सहयोग कर सके। लेकिन भारत के साथ इस्राइल खड़ा था, ना कि ईरान खड़ा था। जब भी कश्मीर का मुद्दा होता है, भारत में कभी भी इस्राइल ने भारत के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये लोग सब मुस्लिम देश एक हो जाते हैं, जिसमें ईरान भी है। ईरान कभी भी भारत के साथ खुलकर नहीं आया,
कब जो है आयतुल्लाह खामनेई ने भारत का समर्थन किया खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ, तब इन्हें याद आ जाता है मुस्लिम ब्रदरहुड है, हमारा मुस्लिम एसोसिएशन है, तो पाकिस्तान का खुलकर विरोध नहीं कर सकते। अब भारत के साथ आपके अच्छे संबंध है तो खुलकर भारत का विरोध भी नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके बीच बीच के ढुलमुल रवैये से हम क्या करेंगे जब हमारे ऊपर बड़ा संकट मंडरा रहा हो। कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी इन्होंने पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला, बल्कि ऐसे ही ढुलमुल रवैया अपनाते रहे। तो आज भारत को स्टैंड क्यों नहीं लेना चाहिए था? आज अगर भारत ढुलमुल रवैया अपनाएगा, चाहे ईरान की भी गालो, थोड़ी थोड़ी इसराइल की भी गालो, तो फिर उसे इसराइल भी याद रखेगा और उसे अमेरिका भी याद रखेगा। और बात तो यहाँ अमेरिका से ज्यादा इसराइल की है, क्योंकि जो ईरान बड़ा खतरा है वो इसराइल के लिए है और इसराइल ने ही पहला हमला किया था। आज हमारा भी दोस्ती निभाने का समय है, हम भी निभा रहे हैं और यूएई के साथ भी हमारी दोस्ती है। आखिर सऊदी अरब खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ रहता है, पाकिस्तान जबकि आतंकवाद में पैसा इस्तेमाल करता है, लेकिन मुस्लिम देश के नाम पर सऊदी अरब पाकिस्तान का समर्थन करता है। भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी वो अंतर दिखता है। यूएई ने पाकिस्तान के तर्ज पर भारत का साथ दिया है, हालांकि वो साथ इसराइल से बढ़कर नहीं है। इसराइल ने जो साथ दिया है वो मुस्लिम देशों से सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा बढ़कर है। तो भारत सरकार ने इसलिए स्टैंड लिया। मतलब नहीं है कि यहाँ के मुसलमान कितना रो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी निष्ठा कहाँ जा रही है, यहाँ की तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ जा रही है। बात ये रखता है कि भारत के मुश्किल समय में कौन काम आ सकता है और हम उन साथियों को अपने साथ बनाए रखें। ये बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हम कोई दुनिया में सबसे बड़ा मॉरल प्रेशर लेने नहीं बैठे हैं कि किसने पहले हमला किया, कौन ज्यादा जिम्मेदार, कौन गलत जिम्मेदार। अब आप ये ढूंढने बैठोगे तो फिर अक्टूबर 7 की उस घटना को भी याद करें जब इसराइल के ऊपर हमला किया था और किसमें किसका शामिल था। उसमें हमास, हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह को कौन बढ़ावा देता है? ईरान। उसमें ईरान का भी हाथ था। ये तो इनकी आपसी लड़ाई है, तो उसमें भारत उसका साथ देगा आपसी लड़ाई में जो भारत के साथ रहता है। तो इसीलिए पीएम मोदी की ये जो कूटनीति है ये बेहतरीन है। इस बार ये कांग्रेस जैसा रवैया नहीं है। कांग्रेस क्या करती रही है भारत में अभी तक? वही लुंज पुंज राजनीति। इनका हर फैसला भारत के मुसलमानों की इच्छा पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस सख्त नहीं हो पाई। क्यों? भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। भारत के मुसलमान को इन्होंने खुद गद्दार बना दिया कि वो पाकिस्तान का साइड लेता है। ये कांग्रेस की रणनीति थी, ये कांग्रेस की सोच थी। बराक ओबामा तक कह गए हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पीएम मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत का मुसलमान नाराज हो जाता। इनकी सारी राजनीति इसी के आसपास घूमती है। इन्होंने घरेलू राजनीति और विदेशी राजनीति को मिक्स कर दिया। कांग्रेस कमजोर दर कमजोर होती चली गई और चुनाव जीतने के लिए इन्होंने देश को गड्ढे में डाल दिया। आपको याद होगा मामला श्रीलंका का। क्यों इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, भारत ने जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके शिकायत की, क्यों पक्ष लिया? क्यों? क्योंकि इन्हें तमिलनाडु की राजनीति देखनी थी। इन्हें लिट्टे ने इनके प्रधानमंत्री को मारा और ये लोग जो है श्रीलंका के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। तो ये तो कांग्रेस की राजनीति है, ये नेहरूवियन राजनीति है। जब आप म्यांमार के खिलाफ हो गए, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है सैन्य शासन थे और म्यांमार चीन की गोद में जाकर बैठ गया। हमें क्या मतलब है? ये वहां के लोग चुनेंगे कि उन्हें सैन्य शासन चाहिए, कि उन्हें कोई लोकतांत्रिक शासन चाहिए। वहां के लोग देखेंगे अगर उनका एक शासन चल रहा है, हमें वो देखना है कि वहां की सरकार, वहां की सत्ता हमारा समर्थन करती है कि नहीं। श्रीलंका के मामले में आप देखिए, श्रीलंका चीन की गोद में जाके बैठ गया और हम्बन टोटा जैसा बंदरगाह 100 साल की लीज पर दे दिया। और अब इतने साल लगे हैं उन स्थितियों को सुधारने में कि अब भारत के संबंध फिर से श्रीलंका से बेहतर हुए हैं। ऐसे ही भारत नहीं लाया था नेबर फर्स्ट की पॉलिसी, क्योंकि कांग्रेस ने नेबर फर्स्ट के नाम पर सब बर्बाद कर दिया। इन्होंने श्रीलंका के साथ संबंध खराब रखे। पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो उसको सबक नहीं सिखाया, वो पाकिस्तान सिर पे नाचता रहा। चीन के साथ एमओयू साइन कराए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्या खुफिया चीजें कराए हैं कि चीन के खिलाफ तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और वो तो नेहरू के समय से नहीं निकलता है। नेहरू की ही देन है कि हम चीन को अक्साई चीन खो बैठे। आज चीजें पटरी पर हैं। आज हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध ऐसे हैं, कोई पड़ोसी मार्क भी दिखाता है, मालदीव जैसा देश, वो 4 दिनों में ठीक हो जाता है। बांग्लादेश की आज स्थिति फिर बदल रही है। तो फिर हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति होनी चाहिए इंडिया फर्स्ट। जो भारत के साथ अच्छा होगा हम उसके साथ अच्छे होंगे, जो भारत के साथ बुरा होगा हम उसके साथ बुरे से बुरे होंगे, हम उसके साथ दुगने बुरे होंगे। ये हमारी रणनीति होनी चाहिए और आज भारत इसी पर चल रहा है और इसीलिए कांग्रेस को मिर्ची लगी है और ये विदेश नीति की बुराई कर रहे हैं
कि हम क्यों नहीं ईरान के खिलाफ, आज हम ईरान के खिलाफ बोल के इसराइल को अपना दुश्मन क्यों बना ले, अमेरिका को अपना दुश्मन क्यों बना ले? क्यों? क्योंकि भारत का मुसलमान रो रहा है, भारत का मुसलमान जिसने आज ये साबित कर दिया कि वो देश से ऊपर मजहब को रखता है, और जब भी बात मजहब की आएगी वो देश को तिलांजलि दे देगा। आखिर क्यों रो रहे हैं भारत के मुसलमान, चाहे शिया है चाहे जो भी है, लेकिन वो क्यों रो रहे हैं? आज भारत जो है, भारत का स्टैंड है कि वो शांति चाहता है, और उसको अगर समर्थन करना है तो इसराइल का करेगा। आपको उसमें क्या तकलीफ है? आप क्यों रोना धोना मचा रहे हैं आयतुल्ला खामनेई के लिए? क्यों ईरान के लिए आप यहां पर हिंसा कर रहे हैं? आपका देश तो भारत है। आज इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, आप यहाँ आराम से रमजान मना रहे हैं, कोई बमबारी नहीं हो रही है, कोई मुसलमान नहीं मारा जा रहा है, जबकि मुस्लिम देशों के हाल देखो कि रमजान पर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। इसराइल और अमेरिका तो सिर्फ ईरान पर कर रहे हैं, ईरान ही सारे मुस्लिम देशों पर कर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे में लड़ मर रहे हैं, ये सब तो मुस्लिम देश है। भारत का मुसलमान आज इस वक्त सबसे ज्यादा सुखी है, लेकिन यहाँ भारत का मुसलमान इसलिए परेशान है क्योंकि उसके दिमाग में मजहब घुसा पड़ा है। दुनिया के कौन से मुसलमान हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे हैं? एक भारत के, एक पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के मुसलमान वही है जो यहाँ से ही गए थे। इनके दिमाग में मजहब घुसा पड़ा है, इनको खलीफा चाहिए। एक खलीफा खत्म हो गया तो इन्हें आधुनिक खलीफा जो इनके बने पड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान को भी खलीफा बनना है। खलीफा यानी कि मुसलमानों का नेता, मुसलमानों का धार्मिक नेता। खिलाफत ये से मत समझिए, मुसलमानों का धार्मिक नेता। तो कभी पाकिस्तान खलीफा बनने चलता है, कभी सऊदी अरब खलीफा बनने चलता है, कभी ईरान को भी खलीफा बनना था कि हम पूरी मुस्लिम दुनिया का हम नेतृत्व करेंगे। यहाँ कभी तुर्की को भी खलीफा बनना होता है, और मुसलमान इसी के हिसाब से कभी कोई किसी में खलीफा देखता है, कोई किसी में खलीफा देखता है, और इसलिए ये देश को छोड़कर खलीफा के पीछे भागने लगते हैं। करगिल में हिंसा कर रहे हैं। आज कश्मीर में भारत सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि कश्मीर में हिंसा हो सकती है। यूपी में, लखनऊ में आप हंगामा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? आपने दिखा दिया कि आप हमेशा जब भी मजहब की बात होगी तो आप जो है, देश आपका कहीं भी खड़ा हो, आप मजहब की तरफ खड़े होंगे। अगर आज समझिए कि ईरान और भारत के बीच में लड़ाई हो रही होती तो क्या होता? अगर भारत की किसी मिसाइल से आयतुल्ला खामनेई की हत्या हुई होती तो भारत का मुसलमान तो भारत में आग लगा देता। ये नहीं सोचते कि भारत जीते, ये सोचते कि अरे आयतुल्ला खामनेई जीते, ईरान जीते। आज सऊदी अरब और भारत के बीच में कुछ हो जाए तो भारत के सुन्नी मुसलमान किसका साइड लेंगे? जब पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ होता है तो इनकी निष्ठा तो अंदर ही अंदर कुल बुलाती है पाकिस्तान के लिए। तो सऊदी के साथ हो तो ये तो भारत को तबाह करने की सोचेंगे कि अंदर ही हम गृह युद्ध छेड़ दें ताकि किसी तरह सऊदी अरब जीत जाए। क्या भारत में कोई और ऐसा करता है? क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू ऐसा करेगा, सिख ऐसा करेगा? सिख किसका साइड लेगा? किसका साइड ले सकता है इन स्थितियों में? बौद्ध किसका साइड ले सकते हैं? जैन किसका साइड ले सकते हैं? यहाँ तक कि भारत के रहने वाले ईसाई भी वेटिकन की तरफ उतना नहीं देखते जितना भारत के मुसलमान सऊदी की तरफ देखते हैं। तो ये साफ तौर पर बार बार मुसलमान ये साबित कर देते हैं कि उनकी निष्ठा किस तरफ है। वीर सावरकर ऐसे ही नहीं बोलकर गए थे कि पितृभूमि और पुण्य भूमि। पितृभूमि यानी कि जहां आप जन्म लेते हैं, पुण्य भूमि यानी जहां आपकी आस्था होती है। और ये दोनों जब अलग अलग होती हैं तो इस इंसान की निष्ठा भी बट जाती है। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख की पितृभूमि भी यही है और उसकी पुण्य भूमि भी यही है, यही आस्था है, यही जन्म लिया है। लेकिन मुसलमान की पुण्य भूमि बाहर है, किसी की सऊदी अरब में है, किसी की यरूशलेम में है, किसी की ईरान में है। और जब भी इन देशों की बात होगी तो वो भारत का साइड कभी नहीं लेंगे। और आज भी ये साबित कर रहे हैं। आज ये मौका था मुसलमानों के पास ये दिखाने का कि वो उसका साइड लेंगे जिसके साइड भारत सरकार खड़ी है। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया कि ये वो साइड लेंगे जहां इनका मजहब जाता है। तो फिर भारत का मुसलमान भी पागल हो रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान भी पागल हो रहा है, बाकी सऊदी अरब के मुसलमान शांत बैठे हैं, सारे मुस्लिम देशों के मुसलमान शांत बैठे हैं। चीन में भी मुसलमान है, वो भी चुप बैठा है। अमेरिका में भी मुसलमान है, वो भी चुप बैठा है। सबसे ज्यादा पागल हो रहा है भारत और पाकिस्तान का मुसलमान, जिसके अंदर तहों तक मजहब घुसा पड़ा है और वो मजहब के आगे किसी को नहीं देखता है। और ये हम आज नहीं देख रहे हैं, ये हम सालों से देखते आ रहे हैं। और कांग्रेस इसी मजहबी राजनीति के आगे घुटने टेकती आई है। इसीलिए पाकिस्तान की हिम्मत भी बढ़ती आई है कि पाकिस्तान हमारे पैसों पे हमसे व्यापार करके, हमारे लोगों का इस्तेमाल करके हमें ही नुकसान पहुंचाता आया। लेकिन आज राजनीति बदल गई है, आज भारत बदल गया है। और इसीलिए भारत सरकार ने, ये मोदी सरकार ने जो किया है वो
ये भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव है, भारत की कूटनीति में बड़ा बदलाव है। ना हम तुष्टीकरण देखेंगे, ना हम देखेंगे कि कोई किसने किस पर हमला किया, हम ये देखेंगे कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारा दोस्त है, और हम अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाएंगे। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।